हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, राम राम भाई सबको। तो आज फिर से आपका स्वागत है साइंस बाय सिलोद में। और आज हम इस वीडियो में +2 क्लास के लिए केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं 2019 का। इम्पोर्टेंट है। और कौन सा सेट आपका? सेट ए है भाई, ठीक है। चलिए, तो उसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, व्हाट इज़ टिंक्चर ऑफ आयोडीन। कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है। तो देखो, कई बच्चे इसमें अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं हिट एंड ट्रायल मेथड बता देता हूं कि जहां आयोडीन वर्ड लिखा हुआ है ऑप्शन में, वही हमारा आंसर होगा। तो आयोडीन कौन से ऑप्शन में है? थर्ड में। क्लियर? ये रहा, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। और वैसे होता क्या है टिंक्चर आयोडीन? 2 to 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल वाटर विच इज़ नॉन एज ए टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो ये आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है कि व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो आप क्या लिखोगे? इट इज़ 2 to 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल वाटर। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि NiCl4 नेगेटिव यानी टेट्राक्लोरिडो निकलेट विद ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, इसकी पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी? निकल की। तो इसमें व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन किसकी? निकल के साथ इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp3 होती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बता देता हूँ कि अगर क्लोरीन की जगह साइनाइड ग्रुप होता, साइनाइड आयन होता, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी लिखोगे आप? DsP2 यानी स्क्वायर प्लेनर। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकल के साथ NiCl4 नेगेटिव की क्या है? यहाँ sp3 है, यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और अगर क्लोरीन की जगह क्या आ जाए? साइनाइड आयन आ जाए, तो क्या होगी? DsP2 यानी स्क्वायर है प्लेनर। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय वुड्स रिएक्शन। यानी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं किस में? वुड्स रिएक्शन में। तो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड पैदा होते हैं वुड्स रिएक्शन? तो वुड्स रिएक्शन होती किसकी है? ऊपर लिख देता हूँ, हेलो एल्केन और प्लस क्या लिया जाता है? सोडियम मेटल। यानी इसके भी 2 मॉलिक्यूल, इसके भी 2 मॉलिक्यूल। और आप क्या करते हो? यहाँ पर हेलोजन रिलीज करते हो सोडियम के साथ, तो बचते क्या हैं? सिर्फ अल्काइल पार्ट। अल्काइल पार्ट क्या देगा आपका? हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन क्या आएगा यहाँ? बी। क्लियर? चलिए, कई बच्चे क्या करते हैं? हेलो एल्केन वर्ड लगाते हैं, जैसे इस बच्चे ने सी लगा रखा था, ऐसा नहीं है। ऑप्शन क्या लगाओगे यहाँ? बी। क्लियर? वुड्स रिएक्शन। और एक और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि वैसे तो एक है वुड्स रिएक्शन, एक है वुड्स फिटिंग रिएक्शन और एक है फिटिंग रिएक्शन। तीनों के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन ही बनते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ग्लाइकोजन आ जाए आपके पास, स्टार्च आ जाए और क्या आ जाए? सेलुलोज आ जाए। ये आपके पास क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड होते हैं। और वैसे ग्लाइकोजन को क्या कहा जाता है? हमारे पास जैसे प्लेंटी स्टार्च होता है, और वैसे ही एनिमल स्टार्च बोलते हैं किसको? ग्लाइकोजन को। एक इम्पोर्टेंट कंटेंट बता देता हूँ कि ग्लाइकोजन वैसे क्या कहलाता है? एनिमल स्टार्च कहलाता है, यानी प्राणी स्टार्च कहते हैं। स्टोर कहाँ पे होता है ये हमारे शरीर में? हमारे शरीर में मसल्स और ब्रेन यानी मस्तिष्क दोनों जगह स्टोर होता है। कौन है? ग्लाइकोजन। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हार्डी-शुल्ज रूल विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट फ्लोक्यूलेटिंग पावर। यानी हाईएस्ट फ्लोक्यूलेटिंग पावर का मीन यहाँ पर ये है कि कौन सा इनमें से ईजिली को एगुलेशन करवा सकता है। कि को एगुलेशन जो ईजिली करवाएगा उसकी फ्लोक्यूलेटिंग पावर क्या होती है? हाई। एक नंबर। नंबर 2, कैसे याद रखना है? जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है उसकी फ्लोक्यूलेटिंग पावर क्या होती है? सबसे ज़्यादा। तो इसमें से ढूंढ लीजिए आप किसके ऊपर चार्ज सबसे ज़्यादा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमारे पास किस पे ज़्यादा है? पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव का आता है तो सारे नेगेटिव होंगे। तो यहाँ चार्ज किसके ऊपर ज़्यादा है? एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा? Al3 पॉजिटिव फर्स्ट। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ZNS किस प्रकार का स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट शो करता है। यानी व्हाट टाइप ऑफ स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय जिंक सल्फाइड। तो देखो, जिंक सल्फाइड स्टोइक्योमेट्रिक इंटरस्टिशियल में है, और इंटरस्टिशियल में कौन सा शो करता है? फ्रैंकल शो करता है। कौन सा करता है? फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। कौन है? ZNS। क्लियर?
अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन यानी 7th पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, गिव स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर यूनिट ऑफ नायलॉन 6। तो एक बात बता देता हूँ कि नायलॉन 6 के लिए जो मोनोमर होता है वो कौन सा होता है, कैप्रोलैक्टम होता है। पहली बात, कैप्रोलैक्टम क्या चीज़ है, एक 7 मेंबर रिंग है, किसके साथ, अमाइड ग्रुप के साथ, यानी हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, और इसके साथ कितनी यूनिट CH2 की जुड़ी होती है, 5 यूनिट CH2 की जुड़ी होती है, और साइक्लिक रिंग होता है। क्लियर, इसको बना देते हैं हम। जैसे मान लो हमारे पास ये हो गया अमाइड ग्रुप हो गया, इसके बाद यहाँ लिखोगे CH2, फिर यहाँ लिखो CH2, CH2 एंड CH2 एंड CH2, ये आपका क्या है, कैप्रोलैक्टम। तो यानी इस अमाइड ग्रुप के साथ कितनी CH2 ऐड करोगे आप, 5, और कैसा रिंग होगा, एक साइक्लिक रिंग होगा, वो आपका क्या है, नायलॉन 6 का मोनोमर है, मोनोमेरिक यूनिट है। क्लियर, चलिए अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पेप्टाइड लिंकेज। देखो एक बात यहाँ पर याद रखना, पेप्टाइड लिंकेज कहाँ होती है, खास तौर पर प्रोटीन के लिए होती है। क्या होती है, प्रोटीन के लिए, और कहाँ तक जा सकती है, जैसे मोनोपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, ये बात तो सबको पता है। अब आप जब इसको लिखोगे तो लिखना कैसे है कि व्हाट इज़ द पेप्टाइड लिंकेज, तो आपको ये लिखना है कि पेप्टाइड लिंकेज कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड फॉर्म्ड, अमाइड फॉर्म्ड बिटवीन, अमाइड फॉर्म्ड बिटवीन COOH एंड COOH, और फिर लिखोगे एंड NH2, क्या लिखोगे, NH2, यानी COOH एंड NH2 के बीच में जो लिंकेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। फॉर्मेशन किसकी होती है, अमाइड की होती है। क्लियर, तो ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर, चलिए इतना ही लिखना है 1 मार्क्स के अंदर। फिर आता है एजियोट्रोप मिक्सचर क्या होता है, तो ये भी खास क्वेश्चन है। तो आप एजियोट्रोप मिक्सचर में कई जगह पता नहीं कैसी कैसी डेफिनेशन दी हुई है, आप कैसे लिखोगे एजियोट्रोप के लिए, ऐसे लिखोगे कि बाइनरी मिक्सचर, क्या लिखोगे, बाइनरी मिक्सचर, ऐसे लिखना है कि दैट बाइनरी मिक्सचर, इसके साथ लिखना है हैविंग सेम कंपोजिशन, कि ऐसा बाइनरी मिक्सचर जिसके पास हैविंग सेम कंपोजिशन, लिख लेना भी साथ के साथ बच्चों, हैविंग सेम कंपोजिशन, सेविंग कंपोजिशन सेम कहाँ होगी, ऐसे लिखोगे फिर, इन लिक्विड, इन लिक्विड एंड वेपर, इन लिक्विड एंड वेपर, दोनों जगह, इन लिक्विड एंड वेपर फेज, एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लिक्विड और वेपर के अंदर सेम फेज होगी, फिर लिखना है एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि बॉयल कहाँ होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो वो चीज़ क्या है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्लियर, चलिए अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट, कि SN to SN2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव टू H2, इस सेल के लिए आपको क्या लिखनी है, नस्ट इक्वेशन लिखनी है। तो देखो ये जो पोर्शन है ये है आपका ऑक्सीडेशन, ये पोर्शन आपका रिडक्शन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पेज में मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए कैसे लिखनी है आपको। यहाँ आ जाइए, तो जैसे आपने ये लिखा हुआ है साल्ट ब्रिज, और इस साल्ट ब्रिज के इस साइड जो है वो ऑक्सीडेशन, और साल्ट ब्रिज के इस साइड है वो क्या है, रिडक्शन। जैसे नस्ट इक्वेशन लिखोगे तो नस्ट इक्वेशन क्या होती है, EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाय N, और फिर क्या लिखना है, लॉग, लॉग में ऊपर क्या लिखोगे और नीचे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आयन है वो तो लिखना है ऊपर, तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, SN2 पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में वो कहाँ लिखना है, नीचे, नीचे क्या लिखोगे आप, H पॉजिटिव लिख दिया। इसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि जो हाइड्रोजन बन रही है वो ऐसे है, ऐसे लिखा हुआ है H पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के साथ क्या लिखा हुआ है, H2। तो देखो एक H पॉजिटिव से कितने
आ रहे हैं 2, तो ये जो 2 है ना, ये क्या करोगे, इसकी ऊपर पावर में लेके आओगे। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगा किसका, नस्ट इक्वेशन का। दोबारा राइट कर देता हूँ, कैसे लिखोगे, EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, और फिर लिखना -0.0591, और नीचे लिखोगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ, 2, क्योंकि SN2 पॉजिटिव है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 2, तो आगे ले भी कितने रहा है, 2। क्लियर। फिर लिखोगे साथ में लॉग, लिख दिया। फिर ऊपर लिखोगे SN2 पॉजिटिव, नीचे लिखोगे आप H पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या लिखोगे, 2। क्लियर। तो ये हमारी नस्ट इक्वेशन है इस सेल की। क्लियर। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन ये था इसके साथ 11th पार्ट, कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर। आइडेंटिफाई करना है रिएक्शन ऑर्डर बाय द रेट कांस्टेंट यूनिट, यानी रेट कांस्टेंट यूनिट ये दी हुई है, तो आप इससे कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो ये भी बता देता हूँ थोड़ा आपको, कि जैसे फर्स्ट 0 ऑर्डर होता है तो यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर। ये होती है 0 ऑर्डर की, ध्यान दे लो। फर्स्ट ऑर्डर की कैसे लिखोगे आप, इसकी एक पावर घटाते जाइए, इसकी एक पावर बढ़ाते जाइए, इसके साथ कुछ नहीं करना। क्लियर। तो जैसे मैंने क्या कहा है, मोल की पावर घटाएंगे, लीटर की पावर बढ़ाएंगे, किसके साथ, यूनिटी के साथ, विद ईच प्रोसीडिंग ऑर्डर, यानी हर एक आगे वाले ऑर्डर के लिए। जैसे 0 ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर आ रहे हो आप, तो इसकी एक पावर घटा दो तो क्या हो जाएगी, पावर इसकी 0, तो यानी मोल खत्म, नहीं आएगा। लीटर की पावर 1 बढ़ाओगे, प्लस करोगे तो उसमें भी 0, लीटर भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या बचेगा, पर सेकंड। ये फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर में क्या करोगे, इस मोल की फिर यहाँ पे 0 हो चुकी है तो एक बढ़ा घटा दो, घटाओगे तो क्या लिखोगे आप, मोल इनवर्स। इसकी एक बढ़ाओगे, यहाँ 0 है तो क्या होगी, लीटर, और क्या लिखोगे, पर सेकंड। तो हमारे क्वेश्चन में जो आपको यूनिट दे रखी है रेट कांस्टेंट की, उसका ऑर्डर क्या है हमारे पास है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन की पानी के साथ रिएक्शन लिखनी है, तो कैसे लिखोगे, देखो नेक्स्ट पेज हमने एडवाइड कर रखा है यहाँ पे। तो देखो क्लोरीन की वाटर के साथ रिएक्शन ऐसे लिखोगे, Cl2 प्लस क्या लिखोगे, H2O, और आपकी रिएक्शन प्रोसीड होगी, क्या आएगा आपके पास, HCl, तो 2HCl, और प्लस क्या देनी है, नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ब्लीचिंग रिएक्शन होती है, इसमें आप लिखोगे कलर्ड सॉल्यूशन, कलर्ड सॉल्यूशन होगा, और उसमें ये नेसेंट ऑक्सीजन आ जाए तो एरो का निशान लिख लो, डी कलराइज। क्या लिखना है, डी कलराइज। तो ये रिएक्शन अगर ब्लीचिंग एक्शन आता है क्लोरीन का, तो ये पूरी रिएक्शन लिख देना, लेकिन उसने आपसे यहाँ तक पूछा तो आप यहाँ तक शो कर सकते हो। ये हमारी रिएक्शन होगी क्लोरीन की किसके साथ है, वाटर के साथ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 13th पार्ट, कि O2 पैरानाइट्रो, इसका मतलब है पैरानाइट्रो बेंजीन विद मिथॉक्सी। तो देखो इसका नाम कैसे लिखना आपको, हमारे पास एक साइड तो कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, NO2, बीच में हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग, और साथ में क्या है हमारे पास, OCH3। तो देखो इसमें नेमिंग जब करोगे तो ये है N और ये है M, दोनों किस में यूज होंगे, प्रेफिक्स में यूज होंगे, दोनों किस में यूज होंगे, प्रेफिक्स, नेमिंग के टाइम। और ये क्या हमारे पास, बेंजीन, तो इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर क्या देंगे, 4। तो नाम क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, और साथ में क्या है, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो, और क्या लगाना है, बेंजीन। क्या लगाना है, 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन। क्लियर। इसके साथ हमारे पास सेकंड पोर्शन का नेक्स्ट आगे पार्ट क्या है, 14th, कि साइक्लोप्रोपेन ऑक्सिम की संरचना बनाइए, यानी ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सिम। तो ऐसे लिखना है, साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सिम को क्या है, साइक्लोप्रोपेनॉन ये बनाता है डबल बॉन्डिंग, और किसके साथ है, नाइट्रोजन, और क्या देंगे, OH। तो ये पोर्शन ऑक्सिम के लिए है, साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सिम की स्ट्रक्चर ऐसे होगी भाई। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कई बार पूछी गई है। तो साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सिम की स्ट्रक्चर ड्रा करनी थी, तो ये हमारे पास क्या है, साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सिम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब आता है कि डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज, यानी डेंसिटी दे रखी है आपको, तो डेंसिटी दी हुई है, नोट कर लो। फिर आपको कंटेन 92 ग्राम किसका है, सोडियम आयन, यानी आपको W2 दे दिया, सोल्यूट का मास दे दिया कितना, 92 ग्राम। क्लियर। उसके बाद लिखा है पर केजी ऑफ वाटर, तो साथ में इसने मास किसका दे दिया, सॉल्वेंट का, W1। फिर पूछता है मोलैलिटी क्या होगी सोडियम आयंस की लेक वाटर में। तो देखो इसका मैंने सॉल्यूशन दिया है नेक्स्ट पेज पे। डेंसिटी लिखो पहले,
फिर मास ऑफ सोल्यूट है हमारे पास, और मास ऑफ क्या है, सॉल्वेंट। अब मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। मैंने क्या किया, यहाँ पे W1 के साथ 1000 क्यों लगाया है, क्योंकि जो पर केजी है हमारे पास, इसको मैंने कन्वर्जन किस में दे दिया है, ग्राम में। कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, यानी ऐसा केस आ जाए पर केजी वाला, तो यहाँ से सीधा याद रख लो, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वही हमारी मोलैलिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आते हैं यहाँ, 4। तो यही मोलैलिटी है, यूनिट जरूर याद रखनी है, मोल पर केजी। क्लियर, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दोबारा बता देता हूँ कि कभी भी मास पर केजी दिया हुआ है सॉल्यूट का, पर केजी दिया हुआ है ना, तो आप क्या करोगे, दोबारा रब कर देता हूँ इसे। तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है और पर केजी दिया हुआ है ये, तो पर केजी जब दिया होता है ना, तो आप क्या लिखोगे, सिंपल नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे किसके, सॉल्यूट के। वही हमारी क्या होगी, मोलैलिटी। पर लिखना पड़ेगा, 2 नंबर का न्यूमेरिकल है, पूरी तरह से डिटेल देनी होगी। क्लियर। चलिए अब आता है हमारे पास कि इफ़ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू। तो देखो आपको क्या दिया हुआ, आई, ठीक है। फिर कहता है मेटालिक वायर फॉर 2 आवर्स। तो एक तो आई दे दिया, दूसरा क्या दे दिया, टाइम। फिर कहता है देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विड फुड फ्लोज थ्रू द वायर, यानी कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इस वायर से। तो देखो आपको 2 चीज़ें दी हुई है, क्या क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है करंट, दूसरा दिया हुआ टाइम। तो करंट क्या होता है, चार्ज बटे टाइम, ये होता है। आपको यहाँ से क्या निकालना है, चार्ज। तो चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इनटू में टाइम। क्लियर। अब ये आ चुका चार्ज, इसकी यूनिट किस में होगी, कुलाम। अब वो कहता है हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें चार्ज नहीं चाहिए। तो देखो कैसे निकालते होते हैं कि हमारे पास जब भी चार्ज दे रखा हो, चार्ज कितना, जितना भी आएगा चार्ज निकाल देता हूँ, 0.5 एम्पियर इंटू 2 आवर, यानी 2 इंटू 3600, इतने कुलाम चार्ज आ चुका। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपका चार्ज कितना बचा, 3600 कुलाम। इलेक्ट्रॉन जब निकालने हो तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 6.2 इंटू 10⁻18। क्यों, क्योंकि एक कुलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने कुलाम चार्ज है, तो इससे क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई, तो इतने क्या आ जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो मैंने नेक्स्ट पेज भी इसका सॉल्यूशन दे रखा है। देखिए करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, चार्ज निकाल लो, निकाल गया, कुलम में आ गया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इस चार्ज में, एक इलेक्ट्रॉन। फिर एक कुलाम में कितने होंगे, इतने। और 3600 कुलाम में कितने होंगे, यानी 3600 में कितने होंगे, इतने। तो जब टोटल कैलकुलेशन होगी तो 225 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, 20। कितना आएगा, 2.25 इंटू 10⁻⁴ कितना आएगा, 20 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। 2 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, कई बच्चे कहते हैं जी स्क्रीनशॉट के लिए छोड़ दिया करो वक्त। चलिए अब आता है आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट बिटवीन कैटाइनिक एंड एनाइनिक डिटर्जेंट गिविंग सुटेबल एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कि जब एनाइनिक और कैटाइनिक डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस आ जाए तो एक डिफरेंस उनकी प्रिपरेशन का लिखना है। तो देखो ये ऐसे डिटर्जेंट होते हैं जो सोडियम साल्ट के सल्फोनेटेड, लॉन्ग चेन एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन, यानी सोडियम सल्फोनेटेड होंगे और लॉन्ग चेन होगी एल्कोहल और किसकी, हाइड्रोकार्बन की, या अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट होंगे, ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग लॉन्ग चेन एल्कोहल विद H2SO4 कंसनट्रेटेड एंड न्यूट्रलाइज्ड बाय अल्कली, यानी अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट होंगे। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट कैसे होते हैं, RSO3 एंड H सल्फाइड्स होते हैं, और SO4 आ जाए तो सल्फेट्स होंगे। क्लियर। ये जो आपके हैं ये हमारे पास क्या हैं, एनाइनिक डिटर्जेंट। बनाए कैसे जाते हैं, लॉन्ग चेन एल्कोहल को रिएक्ट करवाया जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, न्यूट्रलाइज किससे करते हैं, अल्कली से। क्लियर। जो आपके कैटाइनिक डिटर्जेंट हैं वो कैसे बनाए जाते हैं कि ये आपके क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट ऑफ अमाइंस विद एसीटेट क्लोराइड ब्रोमाइड एज एनाइन। तो जो आपके एसीटेट क्लोराइड और ब्रोमाइड होते हैं वो क्या होंगे, एनाइन।
जो कैटायनिक पार्ट होता है वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किस पे होता है, नाइट्रोजन पे होता है। क्लियर। इसके अंदर फिर एक एक एग्जांपल दोगे आप, जैसे अपने पास सोडियम लॉरिल सल्फेट है, और इधर क्या है, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, जो एक तरह से कहाँ यूज होता है, हेयर कंडीशनर में यूज होता है। सेकंड इसका डिफरेंस ये है कि मोस्टली यूज फॉर हाउस होल्ड, यानी इनका सबसे ज़्यादा यूज होता है किसका, एनाइनिक डिटर्जेंट का। हाउस होल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, लेकिन ये जो है ये लिमिटेड यूज हैं। और क्यों है, क्योंकि इनका खर्चा बहुत है, यानी ड्यू टू एक्सपेंसिव। और फिर इसके बाद यहाँ लिखना है यूज्ड इन टूथपेस्ट, और ये यहाँ लिखना है कि हैव जर्मिसिडल प्रॉपर्टी, इनके पास क्या होती है, जर्मिसिडल प्रॉपर्टी। मैं एक बार रब कर दूंगा, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये लो, आपके पास स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि एनाइनिक डिटर्जेंट और कैटायनिक डिटर्जेंट के बीच में जो डिफरेंस है, स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स तैयार कर लेना। क्लियर। चलिए अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक्सप्लेन द टर्म कोपोलीमराइजेशन एंड गिव टू एग्जाम्पल। देखो, कोपोलीमराइजेशन का अर्थ अलग है, मेराइजेशन जब वर्ड लग गया तो ये रिएक्शन है। एक होता है कोपोलीमर, कोपोलीमर तो एडिशन पॉलीमर होता है, उसकी डेफिनेशन अलग से लिखनी है। कोपोलीमराइजेशन जब आ जाए तो ये एक फिनोमिना है, ये ऐसे लिखना है। देखो आप क्या लिखोगे, कोपोलीमराइजेशन यानी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन in which mixture of more than one monomeric unit polymerized and form a copolymer, यानी आपके पास एक से ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट होगी या दो डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट जो एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जा सकती है और क्या देती है, एक कंपाउंड, वो आपका कोपोलीमर है। क्लियर। जैसे ब्यूना एस और क्या आ गया, ब्यूना एन, ये दो एग्जाम्पल हैं। यानी उसने यहाँ तक ही माना है, लेकिन हम रिएक्शन जरूर लिखेंगे। एग्जाम्पल की बात आती है, ऐसी चीज़ में आप रिएक्शन जरूर लिख देना ताकि आपका मार्क्स ना कटे। तो यानी 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के बीच रिएक्शन होगी पॉलीमराइजेशन की, तो वो हमारे पास क्या है, ब्यूना एस। और ऐसे ही आप ब्यूना एन जब बनाओगे तो एन का मतलब क्या है, यहाँ अक्राइलो नाइट्राइल, क्या लिखोगे, अक्राइलो नाइट्राइल। तो यानी ब्यूना एस में ब्यूटाडीन स्टाइरिन होती है, ब्यूना एन में ब्यूटाडीन अक्राइलो नाइट्राइल होती है। तो ये हमारे पास फिनोमिना किसके अंडर है, कोपोलीमराइजेशन। इसमें एक चीज़ और याद रखोगे कि कोपोलीमराइजेशन ऐसी रिएक्शन होती है जो दोनों तरीके से पॉलीमराइज करती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, हाउ डज अफेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन। तो चलिए हमारे पास इसका आंसर क्या है कि प्रोटीन जब नेटिव फॉर्म में होती है उसको हम फोर्स करें, यानी सब्जेक्ट कर दिया जाता है फिजिकल चेंज, यानी फिजिकल चेंज में क्या चेंज कर दें, टेम्परेचर, और केमिकल चेंज यानी लाइक चेंज इन पीएच। तो दो चेंजिंग है, एक फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में सब्जेक्ट कहाँ होता है, अंडर टेम्परेचर। केमिकल चेंज में चेंज कहाँ होता है, अंडर चेंज इन पीएच वैल्यू। तो ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब्ड, यानी इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब्ड। तो हैंस जो ग्लोबल प्रोटीन होती है वो अनफोल्ड हो जाएगी और हेलिक्स अनकॉइल्ड हो जाएंगे, यानी जो आपकी प्रोटीन के ग्लोब्यूल्स होंगे वो अनफोल्ड हो जाएंगे और जो हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है वो अनकॉइल्ड हो जाएगी और प्रोटीन लूज बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी पूरी तरह लूज हो जाएगी। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब अफेक्ट क्या करती है प्रॉपर्टी को, यानी जो 2 डिग्री और 3 डिग्री यानी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग, ये प्रॉपर्टी है। दूसरा, कर्डलिंग ऑफ द मिल्क ड्यू टू लैक्टिक एसिड बाय बैक्टीरिया, कि कर्डलिंग जो होती है मिल्क यानी दूध का खराब होना, किसके कारण, लैक्टिक एसिड, और कौन पैदा करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्लियर। ड्यू टू फिनोमेना टेम्परेचर, गर्मियों में देखते हैं ना कि टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो बैक्टीरिया की क्वांटिटी हाई हो जाती है एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, जहाँ पर वो क्या पैदा करते हैं, लैक्टिक एसिड, यानी वो लैक्टोज शर्करा को फिर तोड़ देते हैं, यानी किस में जाती है वो, लैक्टिक एसिड फिनोमेना, और जिससे पूरा दूध किस में बदल जाता है, कर्डलिंग, यानी दही बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो वो क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन है। क्लियर।
तो टेम्परेचर का फिनोमिना और वहाँ पे साथ में क्या है, पीएच चेंजिंग दोनों होती है। क्लियर। चलिए अब आता है हमारे पास कि इट इज़ सेफ टू इंजेक्ट सॉल्यूशन आइसोटोनिक, यानी हमारे शरीर में सॉल्यूशन जो इंजेक्ट करते हैं वो आइसोटोनिक होता है विद ब्लड प्लाज्मा इंट्रावेनसली एक्सप्लेन, यानी सुरक्षित रहता है जब हमारे शरीर में नाड़ियों में कोई भी सॉल्यूशन इंजेक्ट होता है, यानी कोई भी वैक्सीन चढ़ाई जाती है तो वो किस तरीके की होती है, आइसोटोनिक होती है। किसके साथ, ब्लड के साथ। कैसे होती है देखो, क्योंकि हमारा ब्लड आइसोटोनिक है, यानी सॉल्यूशन आइसोटोनिक, यानी ये सॉल्यूशन होता गया है सॉल्यूशन ऑफ प्योर NaCl नॉन एज सैलिन वाटर विद कंसंट्रेशन दिस इज आइसोटोनिक विद ह्यूमन रेड ब्लड सेल, यानी हमारे शरीर में नमक के साथ, नमक की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.91%। आइसोटोनिक होगा किसके साथ, RBC के साथ हमारी बॉडी में। तो इस सॉल्यूशन में नाइदर स्वेल और नॉर श्रिंक, यानी RBC ना तो फूलेगी और ना ही श्रिंक होगी ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस। तो देयर फॉर मेडिसिन मिक्सड विद सैलिन वाटर बिफोर बीइंग इंजेक्ट इनटू द वेन्स, तो इसलिए क्या है, मिक्सड होती है सैलिन वाटर के साथ बिफोर बीइंग इंजेक्ट इनटू द वेन्स। क्यों, क्योंकि दे आर आइसोटोनिक विद NaCl एट कंसंट्रेशन 0.91%। क्लियर। तो नेक्स्ट अब आता है वाइल गिविंग लेबल्ड डायग्राम ऑफ ड्राई सेल राइट रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड एंड एनोड, यानी कैथोड और एनोड की रिएक्शन भी लिखनी है और ड्राई सेल का डायग्राम भी देना है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे ड्राई सेल का डायग्राम बनाओ, पहले बना दिया। इसके अंदर हर पार्ट को एक्सप्लेन करना है। नंबर 1 ऊपर वाला जो पोर्शन है जो स्टील कैप मेटल कैप लगी होती है, फिर बाहर जो बॉक्स होता है उसे कहते हैं पिच सील, पूरी तरह से सील्ड होता है। अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है जो कैथोड का काम करती है, ये हमारे पास क्या, ग्रेफाइट यानी कार्बन रोड होती है। उसके बाहर जो मिक्सचर भरा होता है, यानी कार्बन इलेक्ट्रोड के टच में ये जो मिक्सचर पड़ा है लाइनिंग, तो इसे क्या नाम दिया है, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन होता है, यानी चारकोल भरा होता है। और जो उसके बाहर जो फिर मिक्सचर रखा जाता है वो रखा जाता है NH4Cl प्लस ZnCl2, यानी अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। और ये जो फर्स्ट और सेकंड लाइन जो है ये कंटेनर है, ये जो कंटेनर होता है वो किसका होता है, जिंक का। तो क्या होती है वो, एनोड, जिंक एनोड। क्लियर। तो फिर हमारे पास डायग्राम के बाद क्या लिखनी है, रिएक्शन। तो कैथो एनोड का काम कौन करती है, जिंक, यानी लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे यही इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड अमोनियम आयन। तो ये किस में जाते हैं, Mn2O3 एंड गिव्स द NH3 एंड वाटर। यहाँ पे जो ये चीज़ बनती है NH3, ये वापस किसके साथ चली जाती है, जिंक के साथ, और क्या बना देती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी ZnNH3 2 Cl2। और वोल्टेज जो सेल की है वो आप लिख सकते हो कितनी होती है हमारे पास, 1.25 एंड टू दी 1.5। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ड्राई सेल डायग्राम एंड रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड। तो ये था हमारे पास डायग्राम किसका, ड्राई सेल का, जिसकी रिएक्शन एनोड और कैथोड पे रिप्रेजेंट जरूर करनी है। 2 मार्क्स पक्के आपके, ठीक है। चलिए अब आता है व्हाई डज नाइट्रोजन शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी लेस देन फास्फोरस, कि नाइट्रोजन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी फास्फोरस से कम होती है, ऐसा क्यों। समझ गए होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन स्मॉलेस्ट साइज होता है, एटॉमिक साइज बहुत स्मॉल होता है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होती है। स्मॉल साइज होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बियर करते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, तो जिसके कारण कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज। लेकिन जब नाइट्रोजन से हम डाउन जाते हैं बिस्मथ की ओर तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। किसके कारण डिक्रीज होती है, मेटालिक करैक्टर के कारण डिक्रीज होती है। मेटालिक करैक्टर के कारण डिक्रीज तो होती है, लेकिन एग्जेप्शन आ जाता है कि नाइट्रोजन से ज़्यादा कैटेनेशन किसकी होती है, फास्फोरस। क्यों, नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो N2, फास्फोरस का होता है वो क्या होता है, P4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास आल्दो एमिनो ग्रुप, कि हमें क्या कहा है, एमिनो ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। आल्दो का मतलब है इसके अलावा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन। इसका कहने का अर्थ ये है कि एमिनो ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पे पड़ा है तो वो आपकी नाइट्रेशन के दौरान ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नहीं देता। कौन सी डायरेक्टिंग देता है, मेटा डायरेक्टिंग देता है। इसका कहने का अर्थ ये है। क्लियर। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, ऐसे कि जब नाइट्रेशन कैरिड आउट होती है, पहले रिएक्शन लिखनी है। नाइट्रेशन किस में होती है, मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3।
तो पहले क्या होते हैं, H पॉजिटिव आते हैं, वो किससे मिलते हैं हमारे पास, यहाँ से ले लो या यहाँ से। एसिडिक मीडियम है तो पहले क्या बनता है हमारे पास, एनिलीनियम आयन, प्रोटोनेटेड एनिलीनियम आयन बनता है। एनिलीनियम आयन पर जो NH3 है और इस N पे पॉजिटिव चार्ज है, ये जो ग्रुप है ये एक किस तरह काम करता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का काम करता है। तो नाइट्रेशन जब करते हैं तो एनिलीन फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन एज द मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होगा, रब करके बता देता हूँ। किसके बाद जैसे नाइट्रेशन होती है यानी इसके साथ क्या जुड़ता है, NO2 और पॉजिटिव ये आता है। ये जैसे ही आएगा तो कौन से डायरेक्टिंग पे आएगा, मेटा डायरेक्टिंग पे, यानी थर्ड पोजीशन पे। तो हमारे पास कहाँ जुड़ेगा, ये प्रोडक्ट बनता है एनिलीनियम के अंदर। ऊपर क्या होगा, NH2 और यहाँ क्या होगा, NO2। तो दिस डायरेक्टिंग एग्जिस्ट इन द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन बाय द एनिलीनियम आयन एक्टिंग एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की प्रॉपर्टी शो करता है ये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हॉफमैनन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। कि हॉफमैनन ब्रोमेमाइड रिएक्शन पूरा नाम है हॉफमैनन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हमसे इतना ही पूछा है हॉफमैनन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, तो इसके ऐसे लिख दो कि हॉफमैनन ब्रोमेमाइड क्या है, एक मेथड है प्रिपरेशन, किसको प्रिपेयर करता है, प्राइमरी अमाइड। ट्रीटिंग क्या होती है, अमाइड। तो अमाइड लेंगे, अमाइड को ट्रीट करेंगे ब्रोमीन के साथ और किसकी प्रेजेंस में करेंगे, एक्वस NaOH यानी आपका इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो इसमें क्या होगा, डिग्रेडेशन होती है किसकी, इसकी। यहाँ से CO रिमूव हो जाता है और क्या बचता है, सिर्फ RNH2। तो ये देगा प्राइमरी अमाइन। फिर यहाँ से जो CO जाता है वो किसके साथ जाएगा, NaO के साथ। क्या देगा, सोडियम कार्बोनेट और प्लस NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड और साथ में क्या आएगा, वाटर। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी, हॉफमैनन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन की। क्लियर। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इलुस्ट्रेट इट विद एन एग्जाम्पल। यानी व्हाट इज हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन का मतलब है एक बोरेन कंपाउंड लेंगे हम। बोरेन क्या होता है, ये होता है BH3 एंड BH3। जैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वैसे बोरेन्स होते हैं। क्लियर। जैसे एल्केन तो बोरेन, ये बोरेन है, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो B2H6 ऐसे भी लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो BH3 एंड ट्वाइस। क्लियर। तो ये है बोरेन, हाइड्रोबोरेशन करना है तो हाइड्रोबोरेशन है ये, तो इसका ऑक्सीडेशन करना है, यानी ये जो हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं इसमें इन्हें रिमूव करना है। तो जैसे ही हाइड्रोजन चला जाता है बोरेन से तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और किसको बनाना है हमें, एल्कोहल की प्रिपरेशन। तो चलिए नेक्स्ट पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या है, डाइबोरेन रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्कीन के साथ। क्या देता है, ट्राई अल्काइल बोरेन्स देता है, ट्राई अल्काइल बोरेन देता है एडिशन प्रोडक्ट के तौर पर। दिस इज ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल और फिर इसे ऑक्सीडाइज किया जाता है अल्कोहल में बाय H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, इट फॉलोड बाय एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन रूल। यानी हाइड्रोबोरेशन में क्या करना है, डाइबोरेन की रिएक्शन आप एल्कीन के साथ करवाओगे, जितने H थे यानी मैं लिख देता हूँ, जैसे ऐसे आएगा BH3 है और ट्वाइस, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3। तो 3 अल्कीन लेनी होगी, तो 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे तो तभी लिखा ट्राई अल्काइल बोरेन बनेगा। ट्राई अल्काइल बोरेन कैसे बनेगा, ऐसे, जो हमने R पार्ट लिया है तो वो क्या दे देगा, R3 और क्या बना देगा, B। ये बन गया। इसको हम प्रोसीड करेंगे किसके साथ है, H2O2 के साथ। क्लियर। और किसकी प्रेजेंस में, एक्वस NaOH, और फॉलो किसको करता है, ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन रूल को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे हमने रिएक्शन लिखी है कि हमारे पास ये प्रोपीन है एल्कीन और ये क्या है, डाइबोरेन। जैसे ये रिएक्ट करता है तो इसमें क्या होगा, आप ये 2 छोड़ दो और इसे समझो, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये है, यहाँ टूटता है तो H पॉजिटिव और क्या दे सकते हो आप, BH2 नेगेटिव। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। आप यहाँ डबल बॉन्ड पे आ जाइए कि जो आपकी एल्कीन में डबल बॉन्ड है उस पर 2 कार्बन है, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है और दूसरे के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। एंटी मार्कोनिकॉफ ये कहता है कि इस डबल बॉन्डेड कार्बन में जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसके साथ तो क्या जाएगा, H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, और उसमें जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है उसके पास क्या जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, समझ गए होंगे आप। ये लो, अब देखो हमारे पास जैसे ये टूटा तो इसके ऊपर क्या अटैच हो रहा है, H। तो ये क्या दे दिया इसने,
CH2 और इस CH2 के साथ क्या जुड़ा BH2, फिर से इसी के साथ रिएक्ट करवाओगे, यही प्रोसीजर चलेगा तो 2 ऐड हो गए, फिर एक बार और करवाओगे तो 3, तो यानी ये क्या बन गया, ट्राई अल्काइल है बोरेन। अब इसको हम रिएक्ट करवाएंगे H2O2 एक्वस NaOH में, तो क्या देगा आपको अल्कोहल और क्या देगा बोरिक एसिड। तो ये फिनोमेना आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का है, नेमिंग रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन है, ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को कई बार वो नाम दे देता है HBO, यानी एक हमारे पास टीवी चैनल का नाम है जो हमारे पास इंग्लिश चैनल है HBO, तो इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यही रिएक्शन प्रोसीड करनी है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो देखो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, पहले साइक्लो बनाओगे ऐसे, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन हो गया, एक पे मिथाइल है तो हमारे पास यहाँ क्या है CH3 और यहाँ पे क्या है OH, ये है, इसे कहते हैं हम 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इसको हम क्या करवाएंगे अब, एसिडिक मीडियम में कैटालाइज करवाएंगे। तो कैसे करवाओगे, यहाँ पर H लेना है, ना कि इसका H यूज करना है। कई बच्चे इसे CH3 का H यूज कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। क्या देखना है कि जिस जगह OH जुड़ा हुआ है उसके आगे वाला कार्बन बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन है यहाँ, या इधर ले सकते हो आप बीटा कार्बन, ये भी है, तो इन दोनों में से कोई एक कार्बन लोगे आप, वहाँ से क्या उड़ाओगे H और यहाँ से क्या उड़ेगा OH, तो दोनों से H और OH उड़ेगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन H2O, और यहाँ पे बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी, डबल। तो क्या मिलेगा, नेक्स्ट पेज पे हमने शो कर रखा है, देखो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉल है मिथाइल के साथ, एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन कर रहे हो, यहाँ से H और यहाँ से क्या आ जाएगा OH, तो यहाँ बॉन्डिंग क्या आएगी, डबल बॉन्ड, यानी किस में प्रोडक्शन होता है, एल्कीन, यानी हमारे पास 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो ये कन्वर्जन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब आता है एक्सप्लेन कोबाल्ट NH3 विद 6 पॉजिटिव इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी हेक्सा एमिने कोबाल्ट है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और हेक्सा एमिने निकल है वो क्या है, आउटर कॉम्प्लेक्स है। तो इन दोनों के अंदर जैसे ही आप शुरुआत करें तो क्या करना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप कोबाल्ट उठाओ, कोबाल्ट की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो कितनी है, 3+, और फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ निकल उठाओ, निकल की क्या लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर इसकी क्या लिखो आप, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दोनों को अलग अलग करना है, मैंने अलग पेज पे शो कर रखा है, देखिए। पहले आप लिखोगे कोबाल्ट, कोबाल्ट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ली, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, लिख दी। फिर आपके पास क्या है, जो आपका लिगेंड है उस पर ध्यान दो, वो लिगेंड आपका न्यूट्रल है और अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो आपके इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के क्या हो जाएंगे, पेयर अप, तो ये पेयर अप हो गए। अब ऑर्बिटल क्रिएट होगी, ऑर्बिटल क्रिएट कितनी हो चुकी है, डी की 2, यानी 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये अंदर चले गए, कितने ऑर्बिटल बचे खाली, डी के 2। एस और पी के एक्सटर्नल ऑर्बिटल यूज होंगे, एस का 1 और पी के कितने होंगे, 3, क्यों, लिगेंड कितने हमारे पास 6, तो कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए, पूरे 6, तो 2 तो डी दे रहा है, D2 एस पी और 3, तो क्या बना यहाँ पर, ये देखो D2 sp3, यानी जब डी ऑर्बिटल अंदर वाली यूज हो रही है तो आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और निकल वाला क्या है, ये है, देखो निकल में क्या दिया हुआ है, निकल के अंदर क्या है, पहले निकल की आप कंडीशन लिखकर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ली, उसके बाद आप लिखोगे अरेंजमेंट जो करता है 1 एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है बॉन्डिंग के लिए, लेकिन तब हमारे पास यूज किसका करता है, एक्सटर्नल डी ऑर्बिटल का यूज करता है। तो देखो निकल में ये दे रखा है हमने, पैरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की तो एक डी ऑर्बिटल बचता है, जिसका यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बैंड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सॉरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है VBT कॉम्प्लेक्स के लिए। तो हमारे पास S खाली है, P खाली है, लेकिन आगे D के कितने ऑर्बिटल यूज कर रहा है, 2, तो कहाँ की यूज कर रहा है, बाहर वाली D, यानी 4D का यूज कर रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3d2, तो यानी अब डी ऑर्बिटल एक्सटर्नल यूज हो रही है, तो आउटर, तो इसलिए हमारे पास कौन से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, आउटर कॉम्प्लेक्स बनते हैं ऑर्बिटल के साथ, कौन सा, ये निकल का, क्लियर। इसके साथ एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपसे ये भी पूछी जाती है कि इनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, तो लिगेंड पे ध्यान देना है, लिगेंड अगर वीक आ जाए तो पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस,
लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग आ जाए तो पेयरिंग विल टेक प्लेस। खास तौर पर जो हेलोजन आ जाता है तो हमारे पास वो लिगेंड क्या होते हैं, वीक होते हैं। उनमें खास तौर पर मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल आ जाता है तो यूँ समझ लेना वो लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे न्यूट्रल में बात करें, अमोनिया होगी NH3, कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या हो गया, वाटर, EDTA, इथाइलिन टेट्रा, EDTA है तो इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट विद 4 नेगेटिव। क्लियर, तो ऐसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 14th क्वेश्चन में कि एफ सेंटर क्या है और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या है। तो चलिए मैंने नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन का आंसर दे रखा है कि एफ सेंटर क्या होते हैं कि मेटल को एक्सेस डिफेक्ट में शो किया जाता है। इसको याद रखो कि एफ सेंटर किससे रिलेट करता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट से, जिसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट रिमूविंग और मिसिंग एनाइन फ्रॉम देयर लैटिस साइड लिविंग होल्स, यानी जहाँ पर एनाइन मिस हो जाते हैं और क्या छोड़ देते हैं, खाली जगह, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इंटरप्ट रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी उस खाली जगह कौन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है और क्या करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी निभाता है। तो अब हमारे पास इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर, और एफ सेंटर का मतलब क्या है, कलर सेंटर जर्मन लैंग्वेज में। अब जैसे एग्जांपल आता है कि अगर हम अल्कली मेटल हलाइड को, यानी अल्कली मेटल हलाइड को जैसे LiCl, लिथियम क्लोराइड, पोटासियम एंड सोडियम क्लोराइड, हीट करते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल के एटमॉस्फेयर में अल्कली मेटल हलाइड को अगर हम गर्म करते हैं तो उनसे जो वेपर उठते हैं उनसे कलर बनते हैं। जैसे लिथियम क्लोराइड को एक्सेस लिथियम के साथ गर्म करो तो रंग कैसा देता है, पिंक। पोटासियम क्लोराइड को एक्सेस पोटासियम में गर्म करो तो कलर कैसा देता है, वॉयलेट। सोडियम क्लोराइड को अगर गर्म करें एक्सेस सोडियम में तो कलर कैसा देता है, येलो। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है। क्लियर, चलिए मैं रब कर देता हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्लियर, तो इतने सेकंड के अंदर आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लेना अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरा था एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का जो डाइपोल मोमेंट अगर पूछ ले तो कितना होता है, 0 बोहर मैग्नेटॉन। एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म होगा, पैरामैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म, लेकिन जो आपका एक्चुअल डाइपोल मोमेंट होता है इनका वो क्या आता है, 0 आता है, तो जिसके चलते इन्हें एक तरह से हम डायमैग्नेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं। क्लियर, चलिए हमारे पास एग्जांपल है, फिर भी बताएंगे हम कि सब्सटेंस विच इज़ एक्सपेक्टेड टू पजेस पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। एक्सपेक्ट किया जाता है कि इनके पास पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा है, किसके बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बट पजेस 0 मैग्नेटिक मोमेंट इज कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस एंटी फेरोमैग्नेटिक है, फिनोमिना कैसा है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, यानी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। क्लियर, एग्जांपल में मैग्नीज ऑक्साइड, डाईमैग्नीज ट्राईऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड एंड कोबाल्ट ऑक्साइड, ये हमारे पास एग्जाम्पल है किसके, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के। क्लियर, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, इनके अंदर एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के अंदर, चॉइस ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 15th में कि हमारे पास एक्सप्लेन करना है कंटेक्स्ट ऑफ द सॉलिड कैटालिस्ट, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, एडजॉर्प्शन पे, और सेलेक्टिविटी डिपेंड करती है डिजायर्ड यील्ड पे, यानी आपके रिएक्टेंट तो सेम होंगे लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट आएंगे, किसके साथ, डिफरेंट कैटालिस्ट के साथ। क्लियर, सिंपल तरीके से भी लिख सकते हो, मैंने लिख दिया है। एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट टू ग्रेट एक्सटेंट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमीजॉर्प्शन, यानी किस पे डिपेंड करता है, केमीजॉर्प्शन पे, यहाँ तक फुल स्टॉप लगा दो। फिर है कि रिएक्टेंट शुड बी एडजॉर्ब्ड एप्रिसिएबली स्ट्रांगली फॉर द ग्रेटर एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, यानी स्ट्रांगली अगर जुड़ जाते हैं कौन, आपके रिएक्टेंट कैटालिस्ट, मस्ट नॉट बी एब्जॉर्ब्ड सो स्ट्रांगली, वो उतने ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं जुड़ने चाहिए कि वो इमोबिलाइज हो जाए, यानी रिएक्टेंट आर एडेड टू द कैटालिस्ट सरफेस आर नॉट लाइक दिस, दे आर इमोबिलाइज, यानी ऐसे नहीं जुड़ने चाहिए कि वो इमोबिलाइज हो जाए। क्यों, क्योंकि अदर रिएक्टेंट लेफ्ट विद नो स्पेस, तो दूसरे जो रिएक्टेंट आएंगे उनको जगह नहीं मिलेगी, किसके ऊपर, कैटालिस्ट के ऊपर, टू एडजॉर्ब, तो हैंस रिएक्शन कांट प्रोसीड, यानी इफ केमीजॉर्प्शन बी फिक्स
एक्टिविटी बिकम्स डिक्रीज। यानी अगर केमिजॉप्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और केमिजॉप्शन आपका वीक है यानी रिएक्शन तो सही करवा रहा है लेकिन जुड़ने का जो कंटेंट है वो फिजिकली है, तो जैसे ही उसको अलग करेंगे तो अलग होगा, तो वो उसकी एक्टिविटी क्या होती है, हाई। तो जैसे हमने लिखा है कि कौन से कैटालिस्ट है पीरियोडिक टेबल में जिनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, तो 5 से 11 ग्रुप में जो एलिमेंट बैठे हैं उनके अंदर आपकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन से शो करते हैं, मैं हटा देता हूँ इसको, 7 to 9। यानी कौन सा एलिमेंट शो करते हैं, जैसे आप लिखते हो निकल, जैसे आप लिखते हो प्लेटिनम, जैसे आप लिखते हो पैलेडियम, ये ऐसे कैटालिस्ट हैं। जैसे कॉपर, ऐसे कैटालिस्ट होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी एक्टिविटी क्या बहुत हाई है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी में क्या लिखना है कि सिलेक्टिविटी का मतलब है सिलेक्ट करेंगे, मीन्स फॉर कैटालिस्ट इट इज़ एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यानी एबिलिटी बताएगा कैटालिस्ट की कि जो केवल एक डिज़ायर प्रोडक्ट देगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट देगा रिएक्शन के अंदर। जैसे एग्जांपल हमारे पास है, इन तीनों के अंदर रिएक्टेंट सेम है लेकिन कैटालिस्ट हमारे पास तीनों डिफरेंट है। कैटालिस्ट डिफरेंट है तो डिज़ायर प्रोडक्ट भी हमारे पास है डिफरेंट है। कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है निकल की प्रेजेंस में, तो आपकी मीथेन और वाटर बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, और कॉपर जिंक ऑक्साइड या क्रोमिक ऑक्साइड लेते हो तो क्या बनता है, मीथेनॉल। ये 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो आप। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। क्लियर। तो ये आपके किस पे डिपेंड करती है, सेलेक्टिविटी, यानी स्पेशल कैटालिस्ट यूज्ड फॉर स्पेशल रिएक्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर। तो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है वो टू डिफरेंट टेम्परेचर पे, यानी जैसे ये T1 है, इसे आप T2 ले लो, कितना दिया हुआ है, ये आपका K1 और ये क्या हो जाएगा आपका K2। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि यूनिट आपकी एस इनवर्स है यानी सेकंड इनवर्स है, तो कौन सा रिएक्शन ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर। इससे कोई मतलब नहीं है हमें। चलिए इसका कंक्लूजन करते हैं हम आगे। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो ये आपको प्रोसीजर मैंने लिख दिया है कि दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट है रिएक्शन के, लिख दिया। अब आप अकॉर्डिंग टू एक्टिवेशन एनर्जी इक्वेशन ये यूज करोगे, log K2/K1 EA and 2.303 R T2 minus T1 by T1 T2, this be the equation to find out activation एनर्जी। ये आप रिलेशन लिखोगे। कई बच्चे कहते हैं कि जी log 7/2 की वैल्यू कैसे निकालें। देखो एग्ज़ाम के अंदर आपको लॉगरिथम या एंटी लॉगरिथम देखने के लिए कोई भी टेबल नहीं मिलेगी, तो इसलिए आप क्या करोगे बच्चों, एक बार थोड़ा रब कर देता हूँ इसे। अब देखो जैसे ही आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल रहे हो तो ये log 7/2 एज इट इज़ रख देना। क्लियर। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में जो इधर वाली चीज़ें हैं ये सारी ले आओ, ले आए, इधर ले आए हम, और फिर log 7/2 के साथ रखो और फिर उसकी यूनिट लिख दो पीछे क्या, जूल, दैट्स इट। यानी log 7/2 को आप सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो तो जो इससे आगे है, इस log 7/2 से जो आगे कंटेंट पड़ा है उसको सॉल्व कर दो, उसके बाद आप पीछे क्या लिख दो, उसकी यूनिट लिख दो, जूल। आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप लिख सकते हो, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसकी वैल्यू लिख सकते हो, log 7/2 कितना होता है वैसे, log 3.5। log 3.5 की वैल्यू देखनी होती है जो कितनी आती है, 0.544 आती है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतने जूल आपकी क्या होगी, एनर्जी। 1000 से डिवाइड कर दो तो किस में चली जाएगी, किलो जूल में। क्लियर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है कि अंडर व्हाट कंडीशन अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन बिहेव्स काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर। यानी आपके शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है ये। शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम कंडीशन लगाते हैं कि होती क्या, बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर का मतलब है एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट आर हेल्ड इन द रिएक्शन, यानी बायोमोलिकुलर रिएक्शन में कम से कम कितने रिएक्टेंट होते हैं, 2। लेकिन जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का वो सिर्फ एक कंसंट्रेशन रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, तो इसलिए वो किस में आती है, फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्शन। तो किस में आती है, शूडो में। तो देखिए हमारे पास बायोमोलिकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व 2 रिएक्टेंट बट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स। यानी बायोमोलिकुलर रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट होंगे
लेकिन जो रेट होगा रिएक्शन का वो सिर्फ एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, एक रिएक्टेंट की। जैसे एग्जांपल में सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम इथाइल एसीटेट इन एसिडिक मीडियम। तो इथाइल एसीटेट को एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये आपका सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इथाइल एसीटेट पे डिपेंड करता है, ना कि वाटर पे, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन बहुत लार्ज होती है, एक की कंसंट्रेशन लार्ज और एक की होती है माइन्यूट। तो जो माइन्यूट होती है उस पे असर होता है, लार्ज पे कोई असर है नहीं होता। तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है, जो हम रिएक्टेंट लेते हैं ये स्पेशल रिएक्टेंट जिसको हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना कि वाटर की कंसंट्रेशन पे। क्लियर? ये किसका अंडर एस्टिमेशन होता है? ये आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? चलिए अब आता है नेक्स्ट कि वाई इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम पायराइट मोर डिफिकल्ट देन दैट फ्रॉम इट्स ऑक्साइड और थ्रू रिडक्शन। ये कहना ये चाहता है कि जो कॉपर को हम अलग करते हैं किससे, पायराइट से, मोर डिफिकल्ट, पायराइट से सीधा कॉपर को रिडक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, किसकी बजाय, ऑक्साइड फॉर्म की बजाय। तो देखो एक तो हमारे पास जैसे Cu2S है, इससे हम कॉपर निकालें, एक हमारे पास Cu2O है, इससे हम कॉपर निकालें, तो कौन सा आसान होता है? ये आसान होता है किसकी बजाय, इसकी बजाय, किसके अंदर, रिडक्शन में। तो देखिए इसको कैसे करना है, चलिए हम देखते हैं। हमारे पास जो फ्री एनर्जी फॉर्मेशन होती है किसकी, सल्फाइड्स यानी कॉपर पायराइट की, वो ज़्यादा होती है किससे, CS2 और H2S। ऐसा क्यों लिखा कि जब कॉपर पायराइट को आप रिडक्शन करोगे तो आपको दो चीज़ें लेनी होगी, एक कार्बन और एक क्या लोगे आप, हाइड्रोजन। तो आपके रिएक्टेंट जो बाई प्रोडक्ट में आएंगे वो क्या आएंगे, CS2 और H2S। इनकी जो फॉर्मेशन एनर्जी है वो कम होती है किससे, कॉपर पायराइट। तो इसलिए हम यूज़ नहीं कर सकते, कार्बन और हाइड्रोजन का सूटेबल नहीं है किसके लिए, रिडक्शन ऑफ मेटल है सल्फाइड। तो डायरेक्ट हम कार्बन और हाइड्रोजन से मेटल सल्फाइड का रिडक्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए सच दैट थर्मोडाइनमिकली रोस्ट किया जाता है। तो सल्फाइड और को किस फिनोमिना में लिया जाता है, रोस्टिंग टू ऑक्साइड, ऑक्साइड में बदलने के लिए, किससे पहले, परियर टू रिडक्शन। तो इसलिए हम जो भी सल्फाइड और होती है उसको रिडक्शन करने से पहले हम क्या करते हैं, थर्मोडाइनमिकली रोस्ट करते हैं। क्लियर? तो ये था हमारे पास फिनोमिना किसके लिए, कॉपर पायराइट के लिए, कि उसको हम कॉपर पायराइट को कभी भी रिडक्शन करते हैं तो ऑक्साइड फॉर्म से करते हैं, ना कि सल्फाइड फॉर्म से। क्लियर? तो इसका रीज़न ये था, स्क्रीनशॉट ले लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। चलिए अब आता है हमारे पास, आल्दो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉविंग ग्रुप है कौन, क्लोरीन, जबकि वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग दिखाती है किस में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए अभी देखो कि दो फिनोमिना हेल्ड करते हैं, एक होता है रेजोनेंस और एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसे लिखोगे कि जो आपका क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है वो तो करती है इंडक्टिव इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करती है वो किससे करती है, रेजोनेंस। क्लियर? तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेबलाइज करता है किसको, कार्बोकेटाइन को, और जो रेजोनेंस है वो स्टेबलाइज करता है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, फिर मैं बता देता हूँ। चलिए अब हमारे पास जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है तो वो आपका कार्बोकैटायन प्रोड्यूस करता है। तो दो पोजीशन पैदा होती है, एक होती है ऑर्थो की, एक होती है पैरा की। क्लियर? तो ये आपके पास दो फिनोमिना मैंने लिख दिए हैं। आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि क्या करता है, डिस्टेबलाइज, जो मैंने ऊपर लिखा है। रेजोनेंस क्या करता है, स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। यहाँ दूसरा पोर्शन ये लिखना है कि जो आई इफेक्ट है वो स्ट्रोंगर होता है किससे, रेजोनेंस से, तो इसलिए क्या करता है, डीएक्टिवेशन। लेकिन जो आर इफेक्ट है अपोज करता है आई इफेक्ट का, मैक्स डीएक्टिवेशन लेस। तो जैसे रेजोनेंस इफेक्ट थोड़ा बढ़ता है इंडक्टिव इफेक्ट घटता है, तो जिससे डीएक्टिवेशन क्या हो जाती है, कम, तो जिससे डायरेक्टिंग क्या देता है, ऑर्थो एंड पैरा। तो इसके चलते आप दो पॉइंट लिखोगे, ये लिखना है कि जो आर आई इफेक्ट है वो तो क्या करता है, डिस्टेबलाइज, और क्या करता है आपका, रिएक्टिविटी कंट्रोल करता है, नंबर ए। और दूसरा
जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो किसको कंट्रोल करता है, ओरिएंटेशन को। तो ओरिएंटेशन कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस एंड रिएक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसे लिख सकते हो। ये आपका प्रोसीजर जरूर लिखना है, क्लियर। तो ये फिनोमिना था क्लोरीन का, कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, उसके बावजूद वो क्या करता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक, क्लियर। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19th ए, कि आइडोफॉर्म परीक्षण से आप क्या समझते हैं, यानी पेंटोन 2 का और पेंटोन 3 का। तो हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेंटेन 2 एंड पेंटेन 3 विद द हेल्प ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आपके पास ऐसा जब भी आ जाए तो जो 2 होता है ये होता है मिथाइल कीटोन। क्या होता है, मिथाइल कीटोन। और ये मिथाइल कीटोन नहीं होता, ये इथाइल कीटोन होता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट हमेशा कौन देता है, मिथाइल कीटोन देता है, ना कि इथाइल कीटोन, क्लियर। चलिए आगे समझते हैं इसको। देखो हमारे पास जैसे डिस्टिंग्विश करना होता है पेंटेन 2 और पेंटेन 3, तो आप ये लिख लो, पहले आपने ये लिखा है पेंटेन 2, फिर लिखा है सोडियम आयोडेट। सोडियम आयोडाइट ले लिया तो NaOI। तो जैसे ही रिएक्ट करोगे तो यहाँ से ये मिथाइल तोड़ोगे आप सबसे पहले, और क्या लगाओगे, ONA लगा दोगे, लगा दिया। तो आपके पास ये बन गया सोडियम पेंटेनोएट, क्लियर। उसके बाद जो आपका CH3 रिलीज हुआ है वो आयोडीन के साथ जाके क्या बनाएगा, आइडोफॉर्म, और प्लस क्या देगा, NaOH। तो जो आइडोफॉर्म होता है उसका कलर कैसा होता है, येलो PPT फॉर्म में। तो ये हमारा टेस्ट है। लेकिन जैसे पेंटेन 3 लगाएंगे, सोडियम आयोडाइड के साथ जाओगे तो कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, यानी आपका कोई येलो PPT प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये हमारे पास डिस्टिंग्विश है किसके बीच, दोनों के बीच। ये है हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट। दूसरा आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कई बार कोई भी मिथाइल कीटोन दिया आ जाए तो इस रिएक्शन का मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। एरो लगाकर ऊपर क्या लिखा हुआ है, NaOI। तो आपको क्या करना है, मिथाइल ग्रुप हटाना है कीटोन से, और क्या लगाना है वहाँ पे, ONA कीटोन के साथ, और इस मिथाइल ग्रुप को किसके साथ लेके आओगे, I के साथ, और क्या बनाओगे आप, आयोडोफॉर्म, क्लियर। एक तरीका ये भी है कि मिथाइल कीटोन दिया हुआ आ जाए, एरो लगा हुआ हो, ऊपर लिखा हुआ हो NaOH, और प्लस क्या दे दिया जाएगा, I2। ऐसे भी हो सकता है कि जब NaOH और प्लस I2 आ जाए तो भी आप यही रिएक्शन प्रोसीड करोगे, क्लियर। इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं मिथाइल कीटोन ऑक्सीडेशन, क्लियर। चलिए आगे आता है हमारे पास, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। पहला कन्वर्जन है बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल। तो देखो सबसे पहले आप बेंजोइक एसिड लेते हैं। बेंजोइक एसिड क्या होता है, ये कि COOH। अब आप इसको अल्कोहल में लेके जाओगे तो उससे पहले क्या है, नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है। तो आप रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, HNO3 कंसनट्रेटेड विद H2SO4। तो आपकी डायरेक्टिंग क्या होगी, मेटा डायरेक्टिंग होगी, किसकी, NO2 की। अब आप नेक्स्ट प्रोसीजर करोगे। नेक्स्ट प्रोसीजर कौन सा करना है, आपको रिडक्शन करना है, यानी अल्कोहल बनाना है ओइक एसिड से, तो रिडक्शन करोगे। रिडक्शन किस में करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद H2O। तो ये मैंने प्रोसीजर बता दिया है। नेक्स्ट पेज पे इसका हम पूरी तरह से कन्वर्जन पढ़ेंगे। ये देखो क्या है हमारे पास, कि बेंजोइक एसिड ले लिया आपने, रिएक्शन किसके साथ करवाई है, नाइट्रिक एसिड विद सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो गया। उसके बाद रिडक्शन करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या देगा आपको, मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, क्लियर। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास ये दोनों कन्वर्जन, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन और बेंजोइक एसिड टू बेंजामाइड। तो दोनों कन्वर्जन आगे करवा देता हूँ। देखो हमारे पास बेंजल्डिहाइड लिया, इसको इस ग्रिगनार्ड रीजेंट के साथ RMGX के साथ रिएक्ट करवाओ। RMGX लेते हो तो वहाँ बेंजीन लेनी है क्योंकि बेंजोफिनोन बनाना है। तो यहाँ से जब हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, कीटोन। तो ये हमारे पास प्रोसीजर है किसका, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन, क्लियर। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास, कि जब भी हमारे पास बेंजोइक एसिड से अमाइड बनाना हो, यानी बेंजोइक एसिड यानी ओइक एसिड से अमाइड में जाना हो, तो पहले रिएक्शन किससे करवानी है, अमोनिया
2 स्टेप होते हैं, रिएक्ट कराओगे अमोनिया के साथ, फिर आप डिहाइड्रेशन करोगे बाय हीटिंग, ये याद रखना है। तो जैसे ही अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो बेंजोइक अमोनियम साल्ट पैदा हो जाएगा, उससे हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो यानी NH4 से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या दे देगा, H2O, बचेगा क्या, अमाइड ग्रुप। तो ये बन गया हमारे पास बेंजामाइड। क्लियर। तो बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड में जाना हो, फिर से बता देता हूँ, पहले रिएक्शन किससे करवाओगे, अमोनिया, फिर क्या करोगे, डिहाइड्रेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि हम एल्डोल कंडेंसेशन और डीकार्बोक्सिलेशन इसी के और में है ये, यानी और का क्वेश्चन है इसका, तो इसको कैसे शो करोगे। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, रिएक्शन होती है बिटवीन टू सिमिलर एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। देखो कीटोन और जो एल्डिहाइड है वो जब भी एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगी तो दोनों के पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। अंडरगो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ, रिएक्शन किस में होगी, डाइल्यूट अल्कली एज कैटालिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो वो क्या बनता है, एल्डोल। तो देखो ये था हमारे पास एल्डिहाइड, डाइल्यूट NaOH है, क्या देगा, बीटा। अब कई बच्चों को ये पता नहीं है कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता क्या है, कि जिस कार्बन से एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है वो कार्बन होता है अल्फा, उससे आगे वाले पे क्या जुड़ा, OH, तो ये होता है बीटा। क्लियर। ये आपका बीटा है, ये आपका अल्फा है, इसे कहते हैं हम एल्डोल। इसी तरीके से बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, उसे हम क्या कह सकते हैं, केटोल। रिएक्शन क्या कहलाती है, एल्डोल रिएक्शन। लेकिन इसका आगे कंडेंसेशन होता है, वाटर रिमूव होता है यहाँ से, वाटर जैसे ही रिमूव होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है एल्डोल लूज वाटर गिव अनसैचुरेटेड कंपाउंड देन रिएक्शन इज नोन टू बी एल्डोल है कंडेंसेशन। जैसे ही एल्डोल बन जाता है उसके बाद डिहाइड्रेशन होती है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड यानी एल्कीन एल्डिहाइड बनता है ये। तो ये हमारे पास पूरा फिनोमिना क्या कहलाता है, एल्डोल है कंडेंसेशन। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 2.5 मार्क्स आपके पूरे हो गए भाई। चलिए नेक्स्ट था डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का एक ही मीनिंग है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाना चाहते हैं, एल्केन बनाना चाहते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन बनाना चाहते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड लूज कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन व्हेन देयर सोडियम साल्ट, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा साल्ट लेना है, सोडियम साल्ट, ये ले लिया हमने, सोडियम कार्बोक्सिलेट है हमारे पास, हीटेड करेंगे विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर होता है NaOH और CaO का, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर क्या कहलाता है, सोडा लाइम। इसका रेशो क्या होता है ये भी याद रखो, 3:1, यानी 3 पार्ट NaOH के होते हैं और 1 पार्ट कैल्शियम ऑक्साइड का होता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर। अब जैसे ही हमारे पास सोडियम साल्ट है ये NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या दे रहा है, एल्केन, और क्या दे रहा है आपको, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। तो ये हमारे पास बनने वाली चीज़ क्या है, हाइड्रोकार्बन, एल्केन। क्लियर। चलिए अब बात आती है हमारे पास 20th क्वेश्चन की, इन्हें हम अरेंज करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पूरी तरह इंग्लिश में देख लो। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ, इन्हें अरेंज करना है डिसोसिएशन इंथैल्पी में, इन्हें अरेंज करना है एसिडिक स्ट्रेंथ, और इन्हें अरेंज करना है बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग। क्लियर, इंक्रीजिंग नहीं है। तो देखो जो डिसोसिएशन इंथैल्पी है उनको इंक्रीजिंग में लिखना है, तो सबसे कम किसकी होती है, आयोडीन, स्मॉल लार्जर साइज एंड हैविंग मेटालिक करेक्टर। अब उसके बाद होती है फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, ये ऑर्डर याद रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिसोसिएशन है इंथैल्पी का। उसके बाद नंबर सेकंड डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग में स्ट्रॉन्ग कौन होता है, HI, तो ये सबसे पहले लिखेंगे और सबसे लास्ट वो लिखेंगे जो क्या है, वीक। तो वीक एसिड कौन सा होता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। क्लियर। उसके बाद आती है बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, अमोनिया की। कौन सा बेस होता है, तो याद रखना लेविस बेस होता है। कौन सा बेस होता है, लेविस बेस। क्यों होता है, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर। जो लोन पेयर इजीली डोनेट करते हैं वो कौन से बेस माने जाते हैं, लेविस बेस, और जो इजीली एक्सेप्ट करते हैं उन्हें क्या माने जाते हैं, लेविस एसिड। क्लियर। तो मैं एक बार इसे हटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर थे किसके, सबसे पहले बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, तो ऐसे है। फिर डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, हाइड्रो आयोडिक एसिड होता है, और हाइड्रो। चलिए ये हो गया हमारे पास। चलिए अब आते हैं हमारे पास, राइट द कंडीशन टू मैक्सिमाइज यील्ड ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो ये देखना है अब कैसे करोगे, चलिए नेक्स्ट पेज पे।
तो हमारे पास कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टेक्ट पर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगा सल्फर डाइऑक्साइड का O2 के साथ, तो क्या देगा SO3। तो ये कैसी रिएक्शन है, कैटालिटिक, कैटालिस्ट क्या यूज़ करोगे, V2O5 वैनेडियम पेंटोक्साइड है, आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जब आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक है तो हम क्या लगाते हैं, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो इसमें ये 3 स्टेप लिखने हैं, डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर मॉडरेट रखना होगा, लो टेम्परेचर, ज़्यादा लो नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा लो कर देंगे तो रिएक्शन आपकी कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड। तो इसलिए एक कंडीशन रखनी होती है टेम्परेचर की 720 केल्विन और हाई प्रेशर, और ये आपका प्लांट किस प्रेशर पर ऑपरेट होता है, 2 बार। किस पे होता है, 2 बार। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैक्सिमाइज यील्ड की कंडीशन है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, जहां हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। हमारे पास नेमिंग के अकॉर्डिंग 4 प्रोसेस हैं। पहला हैबर प्रोसेस, दूसरा ऑस्टवाल्ड, तीसरा कॉन्टैक्ट, और चलिए उसके बाद आता है कि हमारे पास इनकी स्ट्रक्चर बतानी है। नेक्स्ट और के अंदर है ये क्वेश्चन। इसमें हमारे पास जिनोन हेक्साफ्लोराइड, जिनोन ऑक्सीड टेट्राफ्लोराइड। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, देखो हमारे पास जिनोन हेक्साफ्लोराइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर। दोनों अच्छे से याद रखना, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रिएक्शन भी आती है अभी, ठीक है। चलिए अब आती है डिस्क्राइब हैबर प्रोसेस फॉर अमोनिया मैन्युफैक्चर। ये आपको याद रखना, आप अपनी तरफ से कर सकते हो, सिंपल सा है। मैंने 4 प्रोसेस के नाम बोल दिए हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि वाई आर मैग्नीज 2 पॉजिटिव कंपाउंड मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव टूवर्ड ऑक्सीडेशन टू देयर पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कि हमारे पास है मैग्नीज 2 कंपाउंड्स है, वो मोर स्टेबल है Fe2 पॉजिटिव टूवर्ड ऑक्सीडेशन टू देयर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी Mn2 पॉजिटिव जो है वो कहाँ जाता है, Mn3 पॉजिटिव में। तो आपका Mn2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, Fe2 पॉजिटिव से। किस दौरान, 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना है। पहले लिखोगे दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। Mn2 पॉजिटिव की ये है, Fe2 पॉजिटिव की ये। अब दोनों किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे, +3 में जाएंगे। तो इसका जाना मुश्किल होता है, इसका जाना आसान होता है। क्यों, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मोर स्टेबल होती है Mn3 पॉजिटिव से। क्यों, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जबकि इसकी हाफ फील्ड नहीं है। अब जैसे ही Fe2 पॉजिटिव किस में जाएगा, Fe3 पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव हाफ फील्ड होता है, जबकि Fe2 पॉजिटिव हाफ फील्ड नहीं होता। तो Fe3 पॉजिटिव मोर स्टेबल होता है किससे, Fe2 पॉजिटिव, बिकॉज Fe3 पॉजिटिव हाफ फील्ड। तो हैंस Mn2 पॉजिटिव मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव एज गोइंग टूवर्ड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए आप लिख सकते हो कि Mn2 पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है Fe2 पॉजिटिव से। क्यों होता है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग किस में आ जाती है, मोर स्टेबिलिटी में। किसके कारण, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कारण। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, व्हाई आर सच कंपाउंड वेल नोन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल्स। क्लियर। तो चलिए ये क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, स्मॉल नॉन मेटल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन गेट फिट इनटू वॉइड्स आर इंटरस्टिशियल साइट present in the transition metal resulting in formation of interstitial compound। यानी खाली जगह होती है इंटरस्टिशियल साइट में, किस में, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट में, जहां आपके नॉन मेटल एटम्स एंट्रैप्ड कर जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ऐसे लिख सकते हो। ऐसा क्यों है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स हैव वॉइड एंड इंटरस्टिशियल साइट हैंस फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। यानी इनके अंदर ही क्यों बनते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के पास क्या होती है, वॉइड स्पेस या इंटरस्टिशियल साइट। क्लियर, जिसमें वो इंटरप्ट इजीली हो जाते हैं। अब आता है हमारे पास व्हाट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ परमेथियम। परमेथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 61। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट की है और ये किसकी है, एक्साइटेड। और फिर मैंने यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ एलिमेंट लिखे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एग्जाम में पूछी जाती है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको याद करनी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑक्जेलिक एसिड के साथ पोटासियम परमैंगनेट की रिएक्शन लिखनी है और आयनिक रिएक्शन लिखनी है, आयनिक इक्वेशन फॉर्म में इनकी, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। चलिए हमारे पास पहली रिएक्शन देख लीजिए, ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्जेलेट आयन बनाओगे और फिर क्या करोगे, MnO4 के साथ ये रिएक्शन।
H2S से सल्फाइड आयन बनाओगे और फिर ये रिएक्शन लिखोगे, बैलेंस कर सकते हो। वैसे मैंने वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप देख सकते हो पेपर से पहले, वो इसके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे करवाई गई है। और सल्फेट आयन की, सल्फेट आयन सल्फाइड आयन किस में जाएंगे, सल्फेट आयन में, और क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो कहने का मतलब ये है कि जो पर मैग्नेट आयन है वो दूसरे आयन का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्लियर। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैंने उस वीडियो में ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से बता सकता है कि कैसे करना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब बात आती है डिस्क्राइब द रिएक्टिविटी ऑफ एक्टिनॉइड्स। लास्ट क्वेश्चन हमारा, एक्टिनॉइड की रिएक्टिविटी कैसे शो करोगे। एक्टिनॉइड जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं मेटल्स। क्लियर। क्यों, क्योंकि एक्टिनॉइड सारे क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो फाइनली डिवाइडेड जब पाउडर फॉर्म में लेकर उसको बॉयल करें वाटर के साथ, तो ये दो मिक्सचर देते हैं, ऑक्साइड का और हाइड्रोक्साइड का। पहली रिएक्टिविटी वाटर के साथ बॉइलिंग पे, दूसरी कम्बिनेशन करते हैं नॉन मेटल के साथ, किस पे, मॉडरेट टेम्परेचर पे। तीसरा, HCl अटैक कर सकता है, HCl अटैक करता है मेटल के साथ बट स्लाइटली अफेक्टेड, लेकिन HNO3 जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना जाता है, यानी रिएक्ट नहीं करता। इसका तीसरा फॉर्म जो है वो, चौथा फॉर्म, अल्कली हैव नो एक्शन, यानी अल्कली का कोई एक्शन नहीं होता एक्टिनॉइड पे। क्लियर। तो ये हमारे पास भाई कंप्लीट सॉल्यूशन था किसका, जो केमिस्ट्री का कोड ए है 2019 का। बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया, अच्छे से याद रख लेना। और अगर जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर ज़रूर करना हर वीडियो। क्लियर। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।